इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश को अगर बचाना है, अगर संविधान के हिसाब से देश को चलाना है, अगर भारत की तहजीब और तस्वीर को बचाना है, तो फिर सियासत की चाल को बदलना होगा। कांग्रेस ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है दोस्तों, और इसीलिए अब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ऐसे कदम उठाने का ऐलान किया है कि बीजेपी को हर तरह से मजबूर कर दे। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 से लेकर क्राउड फंडिंग तक, यानी अब कांग्रेस ने अपनी सियासत का ट्रैक बिल्कुल बदल दिया है। पिछले 10 सालों में देश को बीजेपी अपने डंडे से हाँक रही थी। मन की बात से लेकर मनमाने फैसले देश पर थोपे जा रहे थे और उस पर तुर्रा ये कि ये सब देश के भले के लिए किया जा रहा है। आप याद कीजिए दोस्तों कि किस तरह पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के साथ देश में अच्छे दिनों का वादा किया था। न्यू इंडिया बनाने का उनका संकल्प सुन सुनकर जनता के कान पक चुके हैं। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के मुताबिक पुराने भारत को हाशिए पर धकेलते हुए मोदी जी ने नया भारत भी बना दिया, जिसमें नफरत और हिंसा का बोलबाला रहा। मेरे देश की धरती सोना उगले और ये देश है वीर जवानों का जैसे गीत पुराने भारत में बनते थे, लेकिन नए भारत में गोली मारो डैश 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 का मंत्र युवाओं को दिया जाने लगा है। और सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य जहां का तहां चिपका रह गया और झूठ सत्ता के सिर चढ़कर बोलने लगा। न कोई आया है न कोई आएगा, ये बात तो आपको याद होगी दोस्तों। जब चीन के सैनिकों ने गलवान में हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी और उन्हें रोकने में हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे, उसके बाद मोदी जी ने यही कहा था कि हमारी सीमा पर कोई नहीं आया है। इसके बाद मणिपुर को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि वहां समाज बुरी तरह से विभाजन का शिकार हो गया है। और अब संसद पर हमले को लेकर भी मोदी जी और बीजेपी की कोई नई कहानी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर भी अब तक न गृह मंत्री ने सदन में कुछ कहा है, न ही प्रधानमंत्री ने सदन में या सदन के बाहर या सोशल मीडिया पर कुछ कहा है। देश को मजबूत सरकार देने वालों ने देश का हाल ऐसा बना दिया है कि बेरोजगार अब संसद के भीतर घुसकर अपना गुस्सा दिखला रहे हैं। हो सकता है मोदी कह दें कि संसद में धुआं नहीं था, यह दिल्ली के प्रदूषण का असर था। खैर, मन की बात करने में और बातों को अपने पक्ष में घुमाने में तो मोदी जी और बीजेपी का कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन इन्हें परास्त करने के लिए अब कांग्रेस ने जनता को साथ लेने का बड़ा फैसला किया है। जनता कांग्रेस के साथ आती है या नहीं, यह कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। वैसे अभी से ही सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस को दिए जाने वाले अपने दान के स्क्रीनशॉट डालने लगे हैं, यानी कांग्रेस के इस फैसले का शुरुआती असर बहुत अच्छा दिख रहा है। उधर बीजेपी का हाल ऐसा है कि अब उसके दिग्गज नेता ही उससे दूर होते जा रहे हैं। 18 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान हो या 15 साल तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी का एक छत्र राज्य कायम करने वाले डॉक्टर रमन सिंह हो या राजस्थान में बीजेपी का राज कायम करने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया हो, मोदी और शाह की जोड़ी ने अपने इन दिग्गज नेताओं को जिस अपमानजनक तरीके से हाशिए पर धकेला है, उसे न ये नेता भूलने वाले हैं, न ही उनके समर्थक भूलने वाले हैं। हिंदी पट्टी के ये तीनों राज्य भले ही बीजेपी ने जीत लिए हों, लेकिन क्या इस जीत को लोकसभा तक बीजेपी, मोदी और शाह संभाल पाएंगे? उससे पहले ही हो जाएगा कोई बड़ा उलटफेर, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे कांग्रेस के कदमों से मजबूत दिखने वाली बीजेपी हो सकती है मजबूर और कैसे पलट सकती है सियासी बाजी। शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं कांग्रेस की शनिवार को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ जरूरी बातें। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग डोनेट फॉर देश के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मंडे को 18 तारीख को इसको लॉन्च करेंगे। और ये सीरीज ऑफ कैंपेन्स हैं। डोनेट फॉर देश एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन सीरीज ऑफ कैंपेन्स होंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला कैंपेन हम लोगों का इसके अंदर है, हमारे 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी के जो पूरे हो रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपये, 1000 या 1380 रुपये या 13,800 रुपये या उसके मल्टीपल्स में वो देश के लिए
कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे कार्य कर सके, इसके लिए कांग्रेस के अकाउंट के अंदर सीधे पैसे डाल दें। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डोनेट फॉर देश के नाम से एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिसे कल यानी 18 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लॉन्च करेंगे। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 138 वर्ष पूरे होने पर देश के लोगों से अनुरोध किया कि 138 रुपए, 1380 रुपए या 13,800 रुपए जैसी राशि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के खाते में डाले, ताकि कांग्रेस एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके। कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि इस डोनेशन यानी दान को एक वेबसाइट donate.inc.in या inc.in के जरिए दिया जा सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी या क्यूआर कोड स्कैन करके भी डोनेट कर सकते हैं। शर्त यही है कि डोनेट करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने बताया कि ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। 28 दिसंबर यानी कांग्रेस के स्थापना दिवस तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद जमीनी अभियान शुरू होगा, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे। हर बूथ में कम से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर से कम 138 रुपए का दान देना शामिल है। कांग्रेस ने अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों और एआईसीसी के तमाम पदाधिकारियों से भी दान देने का अनुरोध किया है। आप जानते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों से मुकाबले के लिए गांधी जी आम जनता के बीच जाकर अपनी चादर फैला देते थे और लोग जितनी क्षमता होती थी उतना उन्हें दान दे देते थे। घनश्याम दास बिरला और जमना लाल बजाज जैसे धनाढ्य यानी करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति गांधी जी के अनुयायी थे, जो खुलकर कांग्रेस को दान दिया करते थे। मोतीलाल नेहरू ने तो इलाहाबाद में अपनी कोठी आनंद भवन को ही देश सेवा के लिए कांग्रेस के नाम कर दिया। इन नामचीन हस्तियों के अलावा भी देश के कई रईस कांग्रेस को मदद करते थे, मगर इसके बाद भी गांधी जी ने आम जनता से 8 आने, 4 आने, इन सब के ही सहयोग की अहमियत को बल दिया, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि इससे जनता का सीधा जुड़ाव कांग्रेस से होगा। आज देश आजाद है, लेकिन बीजेपी का राज है और कांग्रेस ने एक बार फिर जनता से जुड़ाव की ये अहम कड़ी देश के सामने रखी है। हालांकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका जवाब बीजेपी के खातों को खंगालने पर मिल जाएगा। अपने 70 सालों के शासन में कांग्रेस ने अपने लिए जितनी संपत्ति नहीं जुटाई, उससे कहीं अधिक दौलत बीजेपी के पास केवल 10 सालों में आ गई है। चुनाव आयोग के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए और इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव आयोग की जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान बीजेपी की आमदनी 1917 करोड़ 12 लाख रुपए रही है, जो बाकी 7 राष्ट्रीय दलों की तुलना में सबसे ज्यादा है। चुनाव आयोग ने सभी दलों के खातों का ऑडिट करने के बाद ये घोषणा की थी। बीजेपी के बाद अमीर पार्टियों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नंबर आता है। बीजेपी को दान से 1775 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें 1033 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से आए थे, यानी बीजेपी को देश के अज्ञात उद्योग समूहों और उद्योगपतियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदकर मदद की थी। और इसी अवधि यानी 2021-22 के दौरान टीएमसी को 545 करोड़ 75 लाख रुपए मिले, कांग्रेस को 541 करोड़ 27 लाख रुपए मिले। अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तो चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को सबसे ज्यादा पैसा आया था। और वैसे भी तमाम सरकारी या गैर सरकारी रिपोर्ट बताती है कि सत्तारूढ़ बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है। कांग्रेस उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 8 राष्ट्रीय दलों के पास 2021-22 में कुल मिलाकर 8,829 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो पिछले वित्त वर्ष में 20.98% अधिक है। जबकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 6,046 करोड़ 81 लाख रुपए या कुल रकम का 69% है, यानी सभी 8 दलों की संपत्ति का
69% अकेले बीजेपी के पास है। 2021-22 में बीजेपी की संपत्ति 4,990 करोड़ 19 लाख रुपए से 21.17% बढ़ी, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की रकम 691 करोड़ 11 लाख रुपए से 16.58% की वृद्धि के साथ 805 करोड़ 68 लाख रुपए रही। अब आप जरा सोचिए कि लगभग 5,000 करोड़ की बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के केवल 805 करोड़ हैं, यानी अमीरी में कांग्रेस भाजपा से काफी पीछे है। वहीं अगर देनदारी यानी लायबिलिटीज की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस आगे है। कांग्रेस पर सबसे ज्यादा 41 करोड़ 95 लाख रुपए की देनदारी है, जबकि भाजपा पर 5 करोड़ 17 लाख रुपए की देनदारी है, जबकि सीपीएम पर भी 12 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। तो कांग्रेस को अगर सियासत में बदलाव लाना है, देश में सत्ता परिवर्तन कराना है, तो फिर उसे सबसे पहले बीजेपी की अमीरी का मुकाबला करना होगा। राहुल गांधी तो कई बार देश को बता चुके हैं कि कैसे बीजेपी ने देश की सारी संपत्ति को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के सुपुर्द कर दिया है। जिस तरह चुनावी बॉन्ड्स से बीजेपी को करोड़ों रुपए मिले हैं, उससे भी यही जाहिर होता है कि देश के संसाधन और संपत्तियों को उद्योगपति मित्रों के नाम करने के बदले बीजेपी ने अपने लिए कैसे संपत्ति जुटा ली है। यानी राहुल गांधी जो आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं, उसके सबूत खुद बीजेपी ही पेश कर रही है। और अब कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग का फैसला करके जनता तक यह मैसेज पहुंचा दिया है, यह संदेश या पैगाम पहुंचा दिया है कि अब उद्योगपतियों की पार्टी बन चुकी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जनता की मदद लेगी। वैसे भी देश में जिस तेजी से आर्थिक असमानता बढ़ी है, उसे सबसे ज्यादा आम जनता ही तकलीफ में पड़ी हुई है। और एक तरफ लोगों के पास रोजमर्रा का जीवन काटने के लिए पूंजी नहीं है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास इतनी पूंजी इन 8-10 सालों में आ गई है कि वो दुनिया के 10 अमीरों की सूची में आ रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश अगर बीजेपी बना भी लेती है, तो इसमें क्या कुछ बिलियन या मिलियन आम जनता के पास आएंगे, या फिर अमीर ही और अमीर बन जाएंगे? यही इस वक्त का कठिन सवाल है, मुश्किल सवाल है। भारत और इंडिया के बीच का यह फर्क अब सत्ता परिवर्तन से ही मिटेगा, ऐसा लग रहा है। इसीलिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और धर्म के नाम पर किए जा रहे भेदभाव जैसे मुद्दे मुख्य धारा की चर्चा में शामिल हो जाएं। अभी संसद में जिस तरह से कुछ लोगों ने रंगीन धुआं छोड़कर मोदी सरकार से अपना विरोध जताया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि यह सरकार न देश के लोगों का ख्याल कर पा रही है, रख पा रही है, और न ही संसद को सुरक्षित रख पा रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक इस मुद्दे पर संसद में कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उधर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि यह मामूली घटना है। लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया है कि इस देश में बेरोजगारी का मसला बेहद गंभीर है, और यह घटना उसकी मिसाल है। आइए सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या कुछ है। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसे छिपाने की कोशिश मोदी हमेशा करते रहते हैं। लेकिन देश को बेरोजगारी ने जो घाव दिए हैं, उसका दर्द कभी न कभी बाहर तो आना ही था। कांग्रेस क्राउड फंडिंग से लेकर 28 दिसंबर को होने वाली अपनी रैली तक ऐसे ही तमाम मुद्दों से मोदी सरकार को घेरने में जुटी रहेगी। और इधर बीजेपी के दिग्गज नेता भी अब मोदी सरकार का घेराव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही हिंदी प्रदेशों में इस बार बीजेपी की हालत खराब मानी जा रही थी, लेकिन सारे दावों को झुठलाते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि इस जीत में बीजेपी की भावी हार दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे, इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी शाह की जोड़ी ने बड़ी बेदर्दी से सत्ता से दूर कर दिया है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को आगे बढ़ाने में इन नेताओं ने काफी मेहनत की। सत्ता में रहते हुए और विपक्ष में बैठकर भी तीनों नेताओं ने बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए कोशिशें की, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दरअसल मोदी और शाह की जोड़ी इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है कि कोई उन्हें चुनौती दे या कोई उनसे अधिक प्रभावशाली दिखे। मगर अब तीनों राज्यों में बीजेपी को अपने भीतर ही चुनौती मिलने का माहौल बनना शुरू हो गया है।
तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह अब भी जनता के बीच सक्रिय हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी शिवराज का राज खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह शिवराज सिंह चौहान के लिए नारे लगाए गए, उसे मोदी और शाह के लिए चेतावनी से कम नहीं समझा जाना चाहिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे तो चुनाव के पहले से मोदी और शाह के लिए चुनौती बनी ही हुई हैं और अब देखना मुश्किल नहीं बल्कि दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा यानी डॉक्टर रमन सिंह शांत बैठेंगे या उनकी शांति किसी तूफान के पहले वाली खामोशी साबित होगी। वैसे भी बीजेपी के लिए आगे सियासी मौसम खराब रहने के ही आसार दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की बड़ी लहर आ रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के खेवनहार उससे नाराज दिख रहे हैं। खैर, शायर अनवर शऊर ने ठीक ही फरमाया है कि कह तो सकता हूं मगर मजबूर कर सकता नहीं, कह तो सकता हूं मगर मजबूर कर सकता नहीं, इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।